हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एंड नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। ये अक्सर न्यूज़ पर रहता है, ठीक है। ये अक्सर आप इस टॉपिक पे आते रहते हो और ये मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है आपके GS2 के पॉलिटी सेक्शन से। उसमें आप जुडिशरी में जाओगे, है ना, तो वहाँ से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है। वहाँ से अक्सर ये बहुत डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या, जैसे हाई कोर्ट के बहुत सारे बेंचेस होते हैं ना, हाई कोर्ट के बेंच होते हैं। जैसे मान लो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। अब जबलपुर है तो इसका मेन तो यहाँ पे है हाई कोर्ट, बट इसकी रीजनल बेंच होती हैं कहाँ कहाँ? जैसे एक है आपका इंदौर में, है ना, एक है आपका ग्वालियर में। तो ग्वालियर और इंदौर में इसकी रीजनल बेंच है। उसी तरह क्या सुप्रीम कोर्ट की भी रीजनल बेंचेस बनाया जा सकता है क्या, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अलग अलग सीट होती है या फिर बेंच होती है देश के अलग अलग रीजन में, क्या हम उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? तो उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट डिबेट जो है, वहां से आपका एक मेंस का क्वेश्चन सीधा साधा बनता है, वो हम देखेंगे। इसमें देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या पता होना चाहिए कि भाई अगर बनता है तो इसका पॉजिटिव्स क्या होगा, है ना, उसका क्रिटिसिज्म देखेंगे कि भाई नहीं बनना चाहिए, है ना, क्यों नहीं बनना चाहिए वो देखेंगे, और फिर एक वे फॉरवर्ड आपको पता होनी चाहिए कंक्लूजन में लिखने के लिए। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर होते हैं वो सब हम इस एक ब्रीफ एनालिसिस में इसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर हम बात करें सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, है ना, ये जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी, मेन सुप्रीम कोर्ट का जो अभी है एस्टैब्लिश है, उसकी सीट कहाँ पे है? तो वो आपको पता है कि दिल्ली, अभी प्राइमरी उसकी जो सीट है वो दिल्ली में है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आपको काम रहता है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, है ना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी ऑथोराइज करता है किसको? CJI को, कि वो क्या कर सकता है, वो इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पे भी सुप्रीम कोर्ट की सीट को अपॉइंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की सीट को स्टैब्लिश किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये है CJI। ये CJI को परमिट किया गया है कि ये एक बार कंसल्ट करे, किससे? ये कंसल्ट करे, मतलब अप्रूव ले, है ना। अप्रूवल चाहिए किसका? अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ये CJI क्या कर सकता है? दिल्ली तो एक है ही, है ना, दिल्ली में एक सीट है ही, यहाँ पे तो है ही, उसके अलावा अदर प्लेसेस पर भी वो सीट बनाई जा सकती है, अदर प्लेसेस पे। तो डिबेट ये छिड़ती है कि अदर प्लेसेस पे कम से कम 4 प्लेसेस पे, एक ईस्टर्न इंडिया, एक वेस्टर्न इंडिया, एक नॉर्दर्न इंडिया, एक सदर्न इंडिया, यहाँ पर अलग अलग इंडिया को 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। वहां पे 4 में हर एक जगह एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठा दो, एक सुप्रीम कोर्ट की सीट स्टैब्लिश कर दो। लेकिन ये बात याद रख लेना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्या मेंशन है कि CJI प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद अदर पार्ट्स ऑफ द जो है आपका इंडिया में अदर पार्ट्स में भी क्या कर सकते हैं? सीट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, है ना। ये सिर्फ बोलता है कि अगर जरूरत पड़ती है, अगर जरूरत समझ में आती है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है दिल्ली में, या फिर पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, तो इस कारण अगर उनको लगता है CJI को, तो वो इंडिया के जो डिफरेंट रीजन्स है वहां पर सुप्रीम कोर्ट की सीट को स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी कोर्ट, है ना, किसको, या तो CJI को या तो प्रेसिडेंट को, किसी को भी ये डायरेक्ट नहीं कर सकती, ये ऑर्डर नहीं दे सकती कि आप ये सीट को इस्टेब्लिश करो ही करो, है ना। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है सिर्फ। ना तो हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं बोल सकती किसको? CJI को और प्रेसिडेंट को, दोनों को ये नहीं बोल सकती कि आप इस पे काम करो, है ना। ये उनके ऊपर है, अगर CJI को लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। समझ में? कि ये सिर्फ क्या है, एक तरीके का मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। समझ में आ गया? ये एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट और CJI पर निर्भर करता है ना। यहाँ पर कोई भी कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती, कोई भी कोर्ट उसको डायरेक्ट नहीं कर सकती कि आप इस चीज पर एक्शन लो। समझ में आ गया? कि सीट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अदर प्लेसेस में भी आप क्या करो? स्टैब्लिश करो। समझ में आ गया? अगर हम बात करें कि भाई यहां पर जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको लेकर के ना लॉ कमीशन ने बोला है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें लॉ कमीशन का क्या कहना है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सुप्रीम कोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाए और एक तरफ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील कहलाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट को अभी जो है एट प्रेजेंट, अभी ये दोनों काम यही सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना, ये एक ही दिल्ली वाली। लेकिन लॉ कमीशन का क्या कहना है? लॉ कमीशन का ये कहना है कि अभी ये जो 2 फंक्शन, 2 तरीके का एक ही काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट, इसको हम क्यों ना
डिवाइड कर दें सुप्रीम कोर्ट को दो पार्ट में, एक को बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि कहां होगी, दिल्ली में, अभी जो है वो कंटिन्यू ही करते रहेगी काहे की तरह, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब क्या है, ऐसा कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मैटर्स को देखे और उससे रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना, उससे रिलेटेड मैटर्स, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उनको डील करने के लिए क्या होंगी, उनको डील करने के लिए आपकी होगी कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और पब्लिक लॉ से रिलेटेड मैटर, तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, उससे रिलेटेड मैटर और लॉ से रिलेटेड जो पब्लिक लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उनको जो हैंडल करेगा वो कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और वो एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वही कंटिन्यू करेगी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। दूसरी तरफ उनका कहना है कि दूसरी तरफ आप नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाओ। नेशनल कोर्ट ऑफ अपील मतलब वो जो 4 बेंच की बात कर रहा था मैं, ये इंडिया है तो इसमें आप ऐसा कर लो, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, है ना। ईस्ट में जैसे कोलकाता में बोल रहे हैं वो, ईस्ट में कोलकाता में एक बना दो, जैसे हाई कोर्ट तो है ही, है ना, हाई कोर्ट है ही, अभी हाई कोर्ट काम कर ही रही है, लेकिन एक और सुप्रीम कोर्ट की सीट वहां पे बना दो, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, है ना, अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, सुप्रीम कोर्ट की सीट है। हाई कोर्ट की तो अपने अलग अलग सिटीज में होंगी, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे दिल्ली में एक और बनाओ, एक दिल्ली में और बनाओ, एक मेन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो रहेगी, उसके अलावा एक और बना दो आप जिसको हम नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बोलेंगे। फिर वेस्ट साउथ में चेन्नई में बना दो या फिर हैदराबाद में बना दो, है ना, हैदराबाद में बना दो। और वेस्ट में कहां बोल रहा है वो, वेस्ट में बोल रहा है कि मुंबई में एक और बना दो, है ना, कौन सी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा बोल रहा हूं मैं, है ना। तो ये 4 जगह वो बना रही। अब ये क्या काम देखेगी, ये देखेगी जो हाई कोर्ट से जो अपील अभी सीधा सुप्रीम कोर्ट जाती है दिल्ली वाले में, है ना, दिल्ली वाले में, तो वहां पे ना जा करके ये जो मुंबई, जैसे मान लो मुंबई है, मुंबई की हाई कोर्ट होगा, तो जो वेस्टर्न रीजन में जो सुप्रीम कोर्ट होगी ये वाली, तो ये एक्चुअली में इससे अलग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन क्या होगा, हमने एरिया को बांट दिया ताकि क्या हो, ईस्ट इंडिया वाला जो मैटर है वो वहां का सुप्रीम कोर्ट देख ले, वेस्ट वाला मैटर है जो वहां की सुप्रीम कोर्ट देख ले, साउथ वाली जो है वहां का सुप्रीम कोर्ट देख ले, नॉर्थ वाला है वहां का सुप्रीम कोर्ट देख ले। ऐसा करेंगे ना तो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली केस को, डिस्प्यूट को आसानी से रिजॉल्व करा जा सकता है, एफिशिएंटली काम करा जा सकता है, जो केसेस की पेंडेंसी है वो कम की जा सकती है ना। तो ऐसा करके हम अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस सुप्रीम कोर्ट ने, मान लो ये मुंबई में जो सुप्रीम कोर्ट है वेस्टर्न वाली, इसने कोई डिसीजन दे दिया, तो अब ये नहीं कि फिर वापस से आप दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जाओगे। मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ही थी, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ही थी, इसने जो डिसीजन दिया वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही है, तो अपील कहां होगी, वहीं हो सकती है, रिव्यू पिटीशन वहीं पे आप डाल सकते हो। मतलब ये फाइनल होगी, समझ में आ गया, ये फाइनल कोर्ट होगी जो कि डील करेगी अपील फ्रॉम हाई कोर्ट से। उसके अलावा मान लो कोई ट्रिब्यूनल्स हैं, अभी भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे एनजीटी वगैरह के अगेंस्ट आप जा सकते हो, क्लैट कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो वैसे ही आप जो अभी दिल्ली में जाते हो तो आप कहां जाओगे, मुंबई वाले में ही जाओगे। ऐसे अगर मान लो ईस्ट में है तो वो कोलकाता में जाओगे, नॉर्थ में है तो एक दिल्ली में, और जो दूसरी अपार्ट फ्रॉम जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसके अलावा भी हम जो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाएंगे वहां पे वो मैटर जाएगा। ऐसे ही साउथ वाला है तो साउथ वाले में, चेन्नई या हैदराबाद में जहां भी स्टैब्लिश करोगे तो वहां जाएगा। तो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड मैटर, हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स, वो उसका फाइनल अपील ही रहेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि अब यहां से फिर दिल्ली जाओगे तो फिर भाई स्टैब्लिश ही क्यों किया है, समझ में आ रहा है, तो फिर वो तो हाई कोर्ट ही हो जाती वो, है ना, हाई कोर्ट ही हो जाती वो, तो फिर क्या मतलब। तो इसीलिए फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होगी सारे मैटर्स में, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो रेवेन्यू मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, कैसा भी मैटर हो, समझ में क्या। तो मतलब क्या होगा, ये जो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील होंगी दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में, ये क्या करेंगी, ये एज अ अपीलेट कोर्ट की तरह काम करेगी। कहां पे, जो भी हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ, जो भी ट्रिब्यूनल्स के अवार्ड्स होंगे उनके खिलाफ, समझ में क्या। जो हाई कोर्ट, जो कोर्ट होती है वो जजमेंट देती है, ऑर्डर देती है, जो ट्रिब्यूनल देती है उनको हम अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि क्या जरूरत है हमको रीजनल बेंचेस की, है ना, क्यों हमको रीजनल बेंचेस होना चाहिए, ठीक है, रीजनल बेंच की क्या जरूरत है भाई, है ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट है ही दिल्ली में, तो क्या हमको इतना क्यों पड़ी है कि हम अलग अलग रीजन में, लॉ कमीशन ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर हम देखें तो एक तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, नीचे से ऊपर तक देखोगे तो 60,000 से ज्यादा केस तो सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है
है ना, यहाँ पे लैक्स ऑफ केसेस पेंडिंग है, कहाँ पे, हाई कोर्ट में, और यहाँ पर लगभग 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है ना, ये केसेस पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है, समझा रहा, इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है। और सोचो वर्कलोड इतना ज्यादा है, तो क्यों ना हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना वर्कलोड को। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम केस का डिस्पोजल कर सकते हैं। जो अभी एक केस में 10-10 साल लगता है, वो 10-10 साल नहीं लगेगा। दूसरा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कैसे है? आर्टिकल 39A का ये कहना है कि हर व्यक्ति इंडिया में जो भी रह रहा है उसके लिए हमको जस्टिस को सिक्योर करना है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मान लो वो व्यक्ति डिसेबिलिटी है ना, किसी भी चीज को लेकर के डिसेबिलिटी है ना, वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, वो मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है ना, या फिर इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं। इन सब के कारण सोचो अगर उस व्यक्ति को जस्टिस एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है ना, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण जस्टिस एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई ये सब चीज मतलब हर व्यक्ति को जस्टिस मिलता रहे, उसको जस्टिस से डिप्राइव्ड ऑफ ना किया जाए कोई भी ऐसा कारण। वो कारण कौन हो सकते हैं? मान लो उसके पास पैसा नहीं है, मतलब इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, है ना, उसके पास डिसेबिलिटीज है कि भाई वो मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली डिसेबिलिटी है उसके पास, इन सब कारण से वो जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 39A ये बोलता है कि हर व्यक्ति को जस्टिस एक्सेसिबल होना चाहिए। अब मैं ही हूं भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अब दिन में मतलब महीने में 10 बार फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकूं दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि आने जाने का खर्चा इतना है, फिर मेरे को वकील का खर्चा ले जाना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया मैं केस लड़ू ही ना, है ना। सोचो जो कन्याकुमारी से जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा होगा, उसका अगर मान लो कि भाई फ्रीक्वेंटली आना जाना रहेगा, उसकी फैमिली मेंबर का आना जाना रहेगा, जो एडवोकेट्स हैं उनका आना जाना रहेगा, तो कई एडवोकेट्स मना कर देंगे। जब मना कर देंगे तो उस व्यक्ति को एक्सेस नहीं मिल पा रही है ना जस्टिस, और कई एडवोकेट उसके अच्छे जान पहचान वाले वहां तक ट्रैवल नहीं करना चाहते, तो ये सब क्या है? डिनायल ऑफ जस्टिस हो गया। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए आर्टिकल 39A को सुनिश्चित करने के लिए भी हमको रीजनल बेंच स्टैब्लिश करने की जरूरत है, समझा क्या। तो भाई अब मान लो कि चेन्नई में खुल जाता, तो अब मान लो बेंगलोर का कोई व्यक्ति है, दिल्ली आ रहा था तो उसको दूर पड़ रहा था, अब वो कहां चला जाएगा? सीधे चेन्नई चला जाएगा, पास पड़ जाएगा, और उसको थोड़ा सा उसमें कंपेटिबिलिटी भी रहेगी, है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि साउथ में ये जो आपस के स्टेट हैं काफी इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं, समझा क्या, एज कंपेयर टू नॉर्थ, ठीक है। तो ये चीजें देखो, आप यहां पे आप ये चीज इंश्योर कर सकते हो। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी बताया मैंने आपको, साउथ का व्यक्ति है, चेन्नई का व्यक्ति है, वो दिल्ली जाता है तो कई बार वो छोड़ ही देता है, होप ही लूज कर देता है। उसके अच्छे जो लॉयर्स होते हैं, उसके जान पहचान वाले लॉयर्स होते हैं, उसके भरोसेमंद जो लॉयर्स होते हैं, वो ट्रैवल नहीं करना चाहते, तो सीधी बात है वो पहुंच नहीं पाएगा। और ऐसे नॉर्थ ईस्ट वालों का भी सोचो आप, है ना, तो भाई बहुत एक्सेसिबल, जो जस्टिस का एक्सेसिबल है वो नहीं हो पाता। तो अगर आप चाहते हो एक्सेसिबिलिटी बढ़े, जैसे मान लो कोलकाता में होगा, कोलकाता में तो नॉर्थ ईस्ट से कोई व्यक्ति आसानी से आ जा सकता है, फ्रिक्वेंटली इनका आना जाना लगा रहेगा, तो केसेस का आसानी से, और मान लो वहां का कोई वकील वगैरह है तो वो भी ज्यादा दूर डिस्टेंस नहीं पड़ता, तो वो आपस में ट्रेवल करके केसेस को डिस्पोज कर सकते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है, इंडिया में ना बहुत ही हाई क्वालिटी के जो एडवोकेट्स हैं वो सब कहाँ हैं? वो सब अलग अलग रीजन में है, लेकिन वो क्या करते हैं? दिल्ली नहीं जाना चाहते, समझा क्या। और दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में कुछ ही जजेस की मोनोपोली हो गई, जजेस बोल रहा हूं कुछ ही एडवोकेट्स की मोनोपोली हो गई, और वो हाई चार्ज लेते हैं, ठीक है ना, अपने केस लड़ने के लिए। तो अगर सोचो कितना महंगा हो जाएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, समझ में आ रहा है। कुछ ही लोगों की मोनोपोली हो गई है ना, वो दिल्ली में अपना एक वो बना के रखे हैं, पूरा एक नेक्सस बना के रखे हैं, है ना, उनको वो अपने काम को जल्दी से करवा लेते हैं। जो बाहर से कोई जज वगैरह, जो बाहर से कोई एडवोकेट वगैरह आते हैं, उनको फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, तो ये सब दिक्कतें होती है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें ना हो, सबको एक्सेसिबिलिटी हो जस्टिस का, है ना, किसी को डिप्राइव्ड ऑफ ना किया जाए, तो उस कारण हमको रीजनल बेंच की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बोले तो भाई सुप्रीम कोर्ट खुद ही 1986 में एक जो मतलब क्या बोलो, एक केस में उसने सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जिक्र किया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाओ, है ना, कि भाई क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को स्टैब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था 1986 में। इसके अलावा उसने यह भी रिकमेंड किया था कि हमको क्या करना है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को भी स्टैब्लिश करना है। इसके लिए उसने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये किए हैं, जो वहां के जो
केस का नाम था वो था आपका वसंत कुमार केस। वसंत कुमार केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने रिफर करा था इस मैटर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, ताकि वो देखे कि भाई नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या करना चाहिए, और इस चीज को पूरा मैटर को कैसे हम अप्रोच करें, इस चीज को देखने के लिए उसने क्या किया था, वसंत कुमार केस में इस चीज को रिफर कर दिया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 जजेस का होना जरूरी होता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली वायलेट किया जाता है। बहुत से केसेस हैं 2 जज के द्वारा ही दे दिए गए हैं, ठीक है ना, 2 जज के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की हियरिंग कर ली गई है। तो ये याद रख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही ये चाह रही थी कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जैसा कोई कंसेप्ट आए, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक स्टैब्लिश करने की बात खुद उसने एक्सेप्ट की थी 1986 में, है ना। और वसंत कुमार केस में भी उसने क्या बोला था, इस मैटर को रिफर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो हम इन सब आधार पे हम बता सकते हैं कि हमको जरूरत है रीजनल बेंच की स्टैब्लिश करने की, है ना। अब देखो, अगर हम रीजनल बेंच को स्टैब्लिश करते हैं तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऐसा बोला जाता है कि जब हम रीजनल बेंच को स्टैब्लिश करेंगे ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट की अभी अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक रुतबा है, उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ऐसा पहला स्टेटमेंट ये बोला जाता है, पहला रीजन ये दिया जाता है कि अगर हम डिफरेंट जगह में वो खोलेंगे ना, उसकी सीट खोल देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी है, सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है, उसको डाइल्यूट हो सकती है वो। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की सुपीरियोरिटी है वो भी कम हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब बहुत से ऐसे राइटर्स बोलते हैं। लेकिन फिर इसका क्रिटिसिज्म कुछ लोग करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या करते हैं कि भाई ऐसा तो फिर हाई कोर्ट के केस में भी होगा। अब जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की भी तो डिफरेंट बेंच होती हैं अलग अलग जगह में, यूपी की उठा लो आप, एमपी की उठा लो, हर जगह की उनकी तो नहीं हो रही है ये डाइल्यूट उनकी अथॉरिटी। तो फिर ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बोलना ये सही नहीं है। ठीक है, तो मतलब पहला तो आप क्या बोल रहा हूं, इसमें दोनों चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई इश्यूज में पॉजिटिव्स क्या है, कुछ पॉजिटिव वाले क्या बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव वाले क्या बोल रहे हैं। रीजनल बेंच जो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं वो इतने तर्क दे रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो इतने तर्क दे रहे हैं। जैसे जो नहीं करना चाहता वो बोल रहा है कि भाई डाइल्यूशन होगा सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी का, फिर उसके खिलाफ किसी ने कोई बोल रहा है कि भाई ऐसा हाई कोर्ट के केस में तो नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के केस में कैसे आप बोलने लगोगे कि हो जाएगा। तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट बोल रहा हूं कि भाई ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही ऐसा बोला था। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि भाई ये सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी, फिर हाई कोर्ट होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट होगी, है ना, और ये आपस में इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये अगर हम इस सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस को स्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा कि भाई ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यूनिफाइड जुडिशियरी है, ये अफेक्ट हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा। फिर इसका काउंटर आर्गुमेंट ये होगा, कैसे अफेक्ट हो जाएगी ये बताओ मेरे को। जैसे ये वेस्ट की है, ये ईस्ट की है, ये नॉर्थ की है, ये साउथ की है। यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी तो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील ही है। यहाँ की जो सुप्रीम, ऐसा थोड़ी है कि इसका यहाँ पे फिर केस, फिर इसका यहाँ पे चल रहा है। ये सारी सुप्रीम कोर्ट तो एक ही बराबर हो गई, तो ऐसा अपील तो वाला कंसेप्ट ही नहीं होगा, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील ही हो जाएगी, है ना। एक पॉइंट ये हो गया, तो इसका आप क्रिटिसिज्म करके बता सकते हो। दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि भाई हाई कोर्ट की भी तो डिफरेंट बेंच है, उससे तो नहीं हो रही थी इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशियरी को अफेक्ट नहीं हो रही थी उससे, तो फिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट के केस में आप कैसा बोल सकते हो कि होगी। समझ में आएगा। तो आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दोनों चीज मैं आपको करवाते चलूं, आप ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्या है, कई बार ये बोला जाता है कि रीजनल पॉलिटिकल इंफ्लुएंस हो जाएगा। जैसे मान लो ये है, यहाँ की वो है, मान लो वेस्ट वाली, ये वेस्ट में मतलब मुंबई की जो हाई कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट बोलो, मुंबई में जो हम सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करेंगे, तो ऐसा बोला जाता है कि वहां की जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसका इंफ्लुएंस हो जाएगा काहे में, इनके फंक्शनिंग में, जुडिशरी की फंक्शनिंग में। तो ऐसा भी बोला जाता है। फिर क्रिटिसिज्म होता है कि भाई ऐसा तो फिर वही बात आ गई, अगेन पहला पॉइंट आप बोल दो, हाई कोर्ट के केस में भी मतलब कई बार बोलते हैं कि होता है। देखो प्रैक्टिकली बहुत लोग बोलते हैं कि यार इन्फ्लुएंस तो रहता है ना, लेकिन फिर भी हम जितना पढ़ते हैं जानते हैं कि इतना भी इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं रहता है। 1-2 जजेस में हो सकता है इन्फ्लुएंस हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होता। तो हाई कोर्ट के केसेस में तो नहीं होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस में कैसा हो सकता है। और चलो मान भी लिया कि ऐसा होता है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर तो कर सकते हैं ना इन जजेस का। ये वेस्ट वाले सुप्रीम कोर्ट का जज हम ईस्ट के सुप्रीम कोर्ट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करते
रहेंगे अगर हम इन जजेस का, तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। और ऐसा थोड़ी कि आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसको डिमोट कर रहे हो, भाई सुप्रीम कोर्ट ही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट है, ये भी, तो हम ट्रांसफर करते रहेंगे तो फिर तो रीजनल इन्फ्लुएंस जो आप बोल रहे हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो नहीं होगा, रीजनल पॉलिटिकल प्रेशर्स भी नहीं रहेंगे। और सीधी बात है, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ऐसा कौन सा जज है भाई जो ये एक्सेप्ट करता है कि उस पर पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है ना, कोई जज ये चीज नहीं मानते हैं, ठीक है ना। और ये हमको मान के भी चलना है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम आंसर लिखते हैं तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई हमको एक बैलेंस बना के चलना है, ठीक है, एक्सट्रीम में नहीं जाना है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा जजेस का भी ट्रांसफर कर सकते हो आप। और दूसरा क्या बोल रहा हूं, हम केसेस का भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो कि भाई हमको क्या पता, मान लो चलो आपको लगता है ये वाला जज पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो कोई जरूरी थोड़ी है इस पर वही वाला केस इस पर आएगा। हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एलोकेशन कर सकते हैं ना केसेस का, रैंडम एलोकेशन कर सकते हैं केसेस का, है ना। और केसेस को हम एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर भी तो कर सकते हैं अगर मान लो कुछ हमको पता चल रहा है। प्लस तीसरा क्या बोल रहे, जजेस को भी तो आप इधर से इधर ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, वेस्ट से ईस्ट के सुप्रीम कोर्ट में भेज दो, नॉर्थ से साउथ की सुप्रीम कोर्ट में भेज दो। ऐसा करोगे तो हम कुछ एक बैलेंस बना के चल सकते हैं, समझ में गया। कई बार ऐसा बोल सकता है कि नैरो माइंडेडनेस रूलिंग हो सकती है, पैरोकियल रूलिंग्स हो सकती है, मतलब रीजनलिज्म वाला एंगल इस पे आ जाता है, मतलब वो रीजन बायस्ड हो सकती है कुछ कोर्ट्स, है ना। जैसे मान लो कि अगर आप ऐसा स्टैब्लिश करोगे ना तो रीजन का बायसनेस आ जाता है। एक तो पॉलिटिकल बायसनेस पहला देख लिया, दूसरा उस रीजन को लेकर के बायसनेस रहती है। जैसे हाई कोर्ट्स में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना, हाई कोर्ट में अक्सर ऐसा देखने को, रीजन को जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई एक ऑल इंडिया सर्विसेज का होगा, आईएएस है, और एक मान लो कि भाई स्टेट पीसीएस वाला है ना, स्टेट पीसीएस वाला है, तो ज्यादा पैरोकियल सेंटिमेंट्स किसके पास होते हैं, स्टेट पीसीएस वाले के। इंडिया आईएएस तो होता है, ऑल इंडिया विजन होता है उसका। वैसे ही ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर हम सुप्रीम कोर्ट रीजन वाइज स्टैब्लिश करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पैरोकियल रूलिंग्स आ सकती हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, नैरो माइंडेडनेस हो सकता है जजेस का। लेकिन फिर इसका क्रिटिसिज्म यही है कि भाई आप एक काम करो ना, पैरोकियल रूलिंग्स उसी की होगी ना। जैसे मान लो कि मैं सेंट्रल इंडिया से हूं, है ना, सेंट्रल छोड़ो, मैं मान लो कि भाई आपका ईस्ट इंडिया से हूं, ईस्ट इंडिया से मैं कोलकाता में ही पैदा हुआ हूं, कोलकाता में ही पला बड़ा हूं, तो मेरे को कोलकाता का जज, कोलकाता में जब मान लो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होगी तो वहीं का जज बनाया जाएगा, तब ना मेरे अंदर पैरोकियल सेंटिमेंट्स आएंगे, अपने रीजन को लेकर के सेंटिमेंट्स आएंगे। लेकिन अगर मैं वहां पे काम ही ना करूं, मैं काम कर रहा हूं दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या मेरे अंदर पैरोकियल सेंटिमेंट्स आएंगे, क्या मेरे अंदर रीजनलिज्म होगा, नहीं होगा। तो फिर वही काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है कि भाई आप आउटसाइडर को जज बना दो ना, ठीक है। तो इसी से कनेक्ट करो आप इसके पहला वाला पॉइंट, है ना, समझ में आ गया कि भाई अगर मैं मान लो महाराष्ट्र से ही हूं और महाराष्ट्र की सुप्रीम कोर्ट में ही जज रहूंगा, तब मेरे अंदर क्या आ सकता है, पैरोकियल रूलिंग्स आएगी, है ना, तब मैं थोड़ा सा रीजन में अपने रीजन की तरफ बायस रहूंगा। लेकिन अगर कोई कोलकाता के व्यक्ति अगर मुंबई की सुप्रीम कोर्ट में जज है तो फिर उसके अंदर थोड़ी भावना रहेगी, तो वहां से आप काउंटर आर्गुमेंट देके समझा सकते हो। उसके अलावा जो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील है ना, जब हम ये सब चीजें बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना, और नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की बात कर रहे हैं, जब ये सब चीजें हम स्टैब्लिश करेंगे तो सीधी बात है हमको आर्टिकल 130 में अमेंड करना पड़ेगा, है ना। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसमें एक तो आपको आर्टिकल 368 का भी यूज करना पड़ेगा, उसमें भी सेकंड वाला जिसमें 50% स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए, वो हमको लाना पड़ेगा। और उसके अलावा भी हमको नहीं लगता है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो टेस्ट होगा उसको पास कर पाएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर के टेस्ट को भी फेल कर सकता है, समझ में क्या। तो ये एक कुछ इश्यूज इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि भाई रीजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर हम स्टैब्लिश करते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या होगा अगर हम रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करेंगे तो, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस हम लोगों ने देखा। इसका अब आंसर में जब आप इसको वो लिखोगे, जब इस आंसर का सॉल्यूशन बताओगे तो फिर बोलोगे कि भाई जब हमको कांस्टेंट एंगेज करना पड़ेगा सबसे, जुडिशियरी से, एग्जीक्यूटिव से भी, लेजिस्लेचर से भी, तीनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेशन चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कन्वर्जेंस चाहिए। तीनों में जब सहमति हो जाएगी, जब प्रॉपर टाइम आ जाएगा तो हमको ये कंसेप्ट को लाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमको पब्लिक इंटरेस्ट पर फोकस करना है, किसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या फिर जो स्टेट का ऑर्गन है उस पर फोकस करके हमको नहीं रखना है ज़्यादा, ठीक है। हमको तो भाई पब्लिक इंटरेस्ट को चाहिए और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो पाए, इस चीज पर फोकस हमको फोकस करना है। और अगर जरूरत लग रही है तो हमको इस चीज पर बिल्कुल जाना चाहिए। तो यहां से आप इस आंसर को कंक्लूड कर दोगे अगर इस पर क्वेश्चन बनता है। तो इस
एनालिसिस में इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।